बीबीसी दुनिया में आज देखिए वो कारोबार जिनकी लॉकडाउन में बढ़ गई रफ्तार। दुनिया भर में छाई मंदी के बीच कुछ कारोबारों के लिए वरदान बना कोरोना काल। लॉकडाउन में गेमिंग और ऑनलाइन कारोबारियों की चांदी। कुछ किसानों ने भी तकनीक के सहारे निकाला कमाई का जरिया। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी लॉकडाउन में चमकते धंधों की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। लॉकडाउन 4 के नियमों का ऐलान 18 मई से पहले। भारत में कोविड-19 के मामले पहुंचे 70,000 के पार। अब तक करीब 22,500 लोग ठीक हुए। लॉकडाउन की वजह से 4 दशकों में पहली बार देश में कार्बन उत्सर्जन कम हुआ। दुनिया भर में करीब 42 लाख लोग कोविड-19 की चपेट में। 2,80,000 से ज्यादा की मौत। वुहान में नए मामले सामने आने के बाद वहां के लोगों का टेस्ट कराएगी चीन सरकार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना वायरस की मार से पूरी दुनिया का रह रही है। काम धंधे भी इससे छूते नहीं हैं। आज इसकी फिक्र प्रधानमंत्री की बात में भी झलक रही थी। पर इस दौर में वो कौन सा कारोबार है जो कमाल कर रहा है? किनका व्यापार भी बढ़ रहा है और मुनाफा भी? कवर स्टोरी में उनकी होगी बात। लॉकडाउन के दौरान भारत में चमकने वाले कारोबारों की बात करें उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा कि कोरोना की वैश्विक आपदा भारत के लिए एक मौका लेकर लाई है, आत्मनिर्भर बनने का मौका। पीएम मोदी ने कोरोना से संकट में आई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसमें पहले के पैकेज भी शामिल है। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और उसकी भव्य इमारत 5 पिलर यानी स्तंभों पर खड़ी होगी। ये पिलर्स हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। उन्होंने कहा कि लोकल यानी भारत के घरेलू उत्पाद ने ही भारत को बचाया है, इसे ही जीवन मंत्र बनाना होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन 4 की व्यवस्था और निर्देशों के बारे में 18 मई से पहले जानकारी दी जाएगी। और भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कारोबार पर बुरा असर हुआ है। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर कामकाज ठप हैं, रोजगार का संकट बढ़ गया है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। कुछ ऐसे कारोबार भी हैं जिनके लिए मौजूदा दौर सुनहरा मौका लेकर आया है। उनकी मांग बढ़ी है, मुनाफा भी बढ़ा है। कौन से हैं ये कारोबार? आइए जानते हैं बीबीसी संवाददाता निकिता मंधानी की इस रिपोर्ट में। We all are spending more time on social networking sites. We all are gaming more. We're watching a lot more content on OTT platforms. पहले जो ऑनलाइन एजुकेशन वाला जो पार्ट था स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए जो गुड टू हैव था, आज वो मस्ट है हो चुका है। हमारी गेम लूडो किंग अभी इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। भी ऐसे यूजर हैं जो 4-4, 5-5 घंटे भी खेलते हैं। भारत में लॉकडाउन ने ज्यादातर कारोबारों पर करारी चोट की है, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जहां इन दिनों उम्मीद से ज्यादा तरक्की देखी गई है। हम रिमोट वर्क का एक बिजनेस चलाते हैं जिसमें कंपनीज के लिए बहुत सारे रिमोट प्रोसेसेस हम महिलाओं को देते हैं और महिलाएं घर से काम करती हैं। लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि इसकी एक्सेप्टेंस एकदम बढ़ गई है। वी आर सीइंग दैट द नंबर ऑफ क्लाइंट्स वी वुड एक्वायर इन अ क्वार्टर, वी आर नाउ एक्वायरिंग इन अ मंथ। शीरोज एक महिलाओं का प्लेटफॉर्म है, महिलाओं का सोशल नेटवर्क है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। तो बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके चलते बहुत सारी महिलाएं जो पहले इंटरनेट पे इतनी एक्टिव नहीं थी, वो बहुत एक्टिव हो गई हैं।
Almost 4 million women have joined in about 40-50 days. ये डेफिनेटली सेक्टर वाइड इम्पैक्ट है। जिन व्यवसायों का कोई भी संबंध तकनीक और बैंडविड्थ से है, वो इस दौरान फल फूल रहे हैं। बिफोर लॉकडाउन हमारा डेली एक्टिव यूजर्स वाज बिटवीन 13 to 15 मिलियन, नाउ इज 50 मिलियन। रेवेन्यू में भी हमारी 5 times ग्रोथ हुई है। गेमिंग इंडस्ट्री अभी पीक पे जाएगी, जा रही है। जब तक ये लॉकडाउन है, सभी गेम्स के ग्रोथ बढ़ गए। जो हमें यूजर्स मिले हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो वैसे यूजर्स को हम आगे भी रिटेन कर पाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये वक्त उन कारोबारों के लिए अच्छा है जो आप तक घर पहुंच जाएं। आज के डेट में जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं वो स्ट्रगल कर रही है एक एफिशिएंट सिस्टम को फाइंड करने के लिए। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि एक पूरे इंस्टीट्यूट को, पूरे स्कूल को या यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। 2 महीने पहले तक हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता था बैकलाइन को लेके आने के लिए, लेकिन आज की डेट में इट हैज टेकन 1200% ग्रोथ ऑन दी साइड ऑफ द डिमांड। किसी को चाहिए कि हम लोग को कंटेंट शेयर करना है, किसी को चाहिए कि हम लोग को ऑनलाइन क्विज लेना है, किसी को चाहिए कि हमको वीडियो क्लासरूम चाहिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो सेगमेंट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, so that particular segment has seen a lot of growth. Now we are pushing to make the product better, because ऐसा नहीं कि केवल कोविड के टाइम पे ये पर्टिकुलर ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, बट आगे के लिए भी वो चीज़ काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। कई रिपोर्टों में जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस के असर को देखते हुए भारत की बड़ी और छोटी कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस में और निवेश करने की तैयारी में हैं। मुश्किलों के बीच नई राह कुछ और लोग भी निकाल रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन ने किसानों की भी कमर तोड़कर रख दी है। सोशल मीडिया पर हाल ही में ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखे जिसमें किसान मेहनत से उगाई सब्जियां और फल सड़क पर फेंकते नजर आए। लेकिन महाराष्ट्र में मशहूर हापुस आम उगाने वाले किसानों ने तकनीक को कारोबार का हथियार बना दिया। संवाददाता मयूरेश कोनूर की रिपोर्ट। कोकण के राजापुर में संजय राणे के बाग के पेड़ हापुस आमों से लदे हुए हैं। लॉकडाउन में जो रास्ते खुले हैं उनसे मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में वो भेजे जा रहे हैं। आम का राजा कहलाने वाला हापुस कोकण की पहचान होने के साथ ही यहाँ का मुख्य कारोबार भी है। मगर इस साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस आम के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य की बड़ी मंडियां बंद हैं, यातायात के नियम सख्त हैं। ऐसे में किसान अपने आम औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। दरवर्षी आम्ही वाशी मार्केटला माल पाठवतो। पहले कुछ दिन हमने वाशी मंडी को आम भेजा। इस साल हमें कोरोना संकट की वजह से बहुत ज्यादा चिंता है कि हमारा माल मंडियों में कैसे बेचा जाएगा। राजापुर से संजय राणे की आम की गाड़ी मुंबई के दादर में नितिन जठार के पास आती है। वो अपने और राणे जैसे 100 किसानों के बाग के आम इकट्ठा कर मुंबई और खाड़ी देशों में बेचते हैं। मगर इस साल आम का निर्यात नहीं हो सका है। शहर की दुकानें भी बंद हैं। ऐसे में रास्ता यही है कि ग्राहकों के घरों तक सीधे आम पहुंचाया जाए। ये साल तो ऐसे समझे कि 5 to 10%, 5 से 10% भी एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों को अलाउड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, स्पेशल लाइसेंस है उनको। नितिन जैसे किसान और कारोबारी अब सीधे ग्राहकों से ऑर्डर ले रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं। लोग फोन पर या फिर ऑनलाइन भी आमों का ऑर्डर दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए किसानों को सीधा ग्राहकों से मिलाने का काम शुरू किया है। रेलवे की मदद से कुछ हापुस आम दूसरे राज्यों में ले जाया गया है। इस साल पहली बार भारतीय डाक सेवा भी मदद के लिए आगे आई और डाक से हापुस आम के ऑर्डर्स भेजे गए। मगर अब किसानों की मांग ये है कि राज्य परिवहन निगम की बसें भी उन्हें आम के वितरण के लिए मुहैया कराई जाए। कोंकण का किसान लॉकडाउन की वजह से परेशान है, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि राज्य परिवहन निगम की बसें हमें दूसरे शहरों तक आम पहुंचाने के लिए दी जाएं। कोकण के 4 जिलों में हर साल 2.25 लाख मीट्रिक टन हापुस आम का उत्पादन होता है। उनमें से करीब 10 से 12% आम बाहर के देशों में जाता है। लेकिन इस साल निर्यात में आई दिक्कतों की वजह से किसान देश के बाजारों में ही सारा माल बेचना चाहते हैं, इसलिए वे सरकार की मदद की गुहार लगा रहे हैं। मयूरेश कोनूर, BBC। और ब्रेक के बाद बताएंगे रूस पर बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा, पर बंदिशें हटाने की बात क्यों कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, और क्यों विवादों में है इजराइल का निगरानी तंत्र। जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। जब दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे थे तो रूस इससे बचा हुआ दिख रहा था। वहां कम ही मामले थे, पर अब हालात ये है कि संक्रमण के मामलों में रूस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। रूस में कोरोना संक्रमण के 2,32,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने लोगों से काम पर लौटने को कहा है। С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. इस दौरान रूस से एक बुरी खबर भी आई। सेंट पीटर्सबर्ग हॉस्पिटल में आग लगने से आईसीयू में 5 लोगों की मौत हो गई। अब आग पर काबू पा लिया गया है और 150 लोगों को वहां से निकाल भी लिया गया है। इधर अमेरिका में उपराष्ट्रपति माइक पेंस के प्रेस सेक्रेटरी कोविड-19 से संक्रमित हुए। उसके बाद व्हाइट हाउस के पूरे स्टाफ को मास्क लगाने का आदेश दिया गया। हालांकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने मास्क नहीं लगा रखा था। उन्होंने कहा कि वो सभी से दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें नए नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कोरोना से दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। वहां करीब 14 लाख लोग संक्रमित हैं। 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और दक्षिण कोरिया, जहां कोरोना पर लगभग काबू पा लिया गया था, वहां की राजधानी सोल में एक नाइट क्लब में जाने के बाद 100 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस क्लब में गए अन्य लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ होने वाले भेदभाव से खुद को बचाने के लिए लोगों ने फर्जी नाम और नंबर दिए थे। संक्रमण की ये दूसरी लहर तब आई है जब लंबी जांच और ट्रेसिंग के बाद सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में कुछ ढील देने लगी है। इस बीच इस्राइल सरकार का कहना है कि सर्वेलांस यानी निगरानी पर फोकस रखने की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण को कम करने में कामयाबी मिली है। भारत में भी आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और सरकार का दावा है इससे काफी मदद मिली है। लेकिन इस्राइल के कदम की आलोचना भी हो रही है। देखिए बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन की रिपोर्ट। हर्षी अपने बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। इन दिनों वो यहीं से काम करते हैं। वैसे तो महामारी के कारण हर किसी का जीवन बदला है, लेकिन शादियों में तस्वीरें लेने वाले हर्षी पर इसका गहरा असर पड़ा है। मैं जानता हूं उनके पास ऐसा करने की तकनीक है, लेकिन जब आपके ऊपर इसका इस्तेमाल होता है तब आप सोचते हैं, ओह, वो जानते हैं कि अभी मैं कहाँ हूँ। इस्राइल की आंतरिक जासूसी एजेंसी शिन बेत को कोरोना संक्रमण रोकने के काम में लगाए जाने के बाद हर्षी को मार्च में एक एसएमएस मिला। उन्हें कहा गया कि वो 2 हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। उन्हें बताया गया कि वे एक संक्रमित व्यक्ति के करीब आए थे। मैं नहीं चाहता कि सरकार पल पल ये देखती रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि अभी हालात कैसे हैं। लोग मर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि वायरस से कैसे निपटा जाए। अगर ये तरीका सरकार के लिए कारगर है तो कोई समस्या नहीं। लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। इस्राइल फिलहाल कोरोना पर काबू पाने का दावा कर रहा है। सरकार इसका श्रेय सर्विलांस कार्यक्रम को दे रही है, जिसके जरिए ये देखा गया कि कौन किसके नजदीक आया था। ये कैसे होता है, ये सवाल मैंने एजेंट हैरिस के नाम से मशहूर रहे एजेंसी के पूर्व साइबर प्रमुख के सामने रखा। हालात गंभीर थे, इसलिए सरकार और प्रधानमंत्री ने शिन बेत को आदेश दिया, क्योंकि वो ऐसा करने में सक्षम थी। सबसे अहम बात यह है कि इससे जिंदगियां बचाई जा सकती थी। ये आतंक से तो बचाती ही है, मगर कोरोना वायरस से भी इसने जानें बचाई हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब जासूसों को इस काम से हटा देना चाहिए। हमें सामान्य जीवन की ओर लौटना होगा, वायरस के साथ, न कि शिन बेत के साथ। इस सर्विलांस के विरोधी कोर्ट भी गए हैं। कुछ को चिंता है कि इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है और कुछ का कहना है कि प्रशासन टेस्टिंग पर ध्यान देने के बजाय निगरानी पर फोकस कर रहा है। मगर सरकार कहती है कि इससे जिंदगियां बची हैं। सरकार इस निगरानी को कानूनी रूप दे रही है। और भारत में भी आरोग्य सेतु को लेकर ऐसे ही सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं कि इसके जरिए निगरानी हो रही है। और ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे सुलझेगी कोरोना वायरस से जुड़ी पहेली। जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो कुछ में कोई लक्षण ही नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है? सवाल और भी है। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला कि ब्रिटेन में काले और नस्लीय अल्पसंख्यक लोगों की कोरोना वायरस से ज्यादा मौत हुई। इसकी वजह क्या है? ऐसे कई सवालों का जवाब तलाशने के लिए शोध हो रहा है और इसके लिए कोविड-19 की चपेट में आए सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी अपने खून का नमूना दे रहे हैं। आमतौर पर इन कुर्सियों पर मरीज बैठते हैं, लेकिन हाल में खून के नमूने देने वाले ये लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं। ये एक शोध के लिए नमूने दे रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कोरोना वायरस कुछ लोगों के लिए ज्यादा घातक क्यों साबित हो रहा है। हाना भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी और अब वो मदद करना चाहती हैं। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हम बीमारी से आंखें मूंद कर नहीं लड़ रहे होंगे। हमें इसके बारे में जितना ज्यादा जानकारी मिलेगी, हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उतनी ज्यादा योजनाएं बना सकेंगे, तैयारी और उपाय कर सकेंगे। इस शोध में शामिल होने के लिए ये लोग कॉरिडोर में लाइन लगाकर खड़े हैं। इनमें से हर एक को कोरोना संक्रमण हो चुका है। हम जानते हैं कि हम में से कुछ बीमार हुए और कुछ नहीं हुए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों के समूह को लेकर पता किया जाए कि इसकी वजह क्या है। ये वजह अनुवांशिक, परिवेश से जुड़ी, नस्लीय या फिर संपर्क में आने से जुड़ी हो सकती है। संक्रमित होने के बाद क्यों कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और कुछ बीमार नहीं होते। जूडी अपनी मर्जी से अभियान के साथ जुड़े हैं। वजह यह है कि इन्होंने काले और नस्लीय अल्पसंख्यक समूह के कई स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से दम तोड़ते देखा है। इन नमूनों का अध्ययन करने से हमारे पास बीमारी को लेकर बेहतर समझ होगी। ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो जानकारी मिलेगी उससे हर मरीज को खास उपचार दिया जा सकता है। इससे हमें वो रास्ते भी मिल सकते हैं जिनसे हम अपने लिए कोविड-19 का खतरा कम कर सकें। और आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है। अगर घर से बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। इसकी तैयारी हो रही है सिंगापुर में। वहाँ पर लोगों पर नज़र रख रहा है रोबोट डॉग स्पॉट, जो ऑन द स्पॉट लोगों को पकड़ सकता है। फिलहाल सिंगापुर में ये रोबोट डॉग पार्कों और सार्वजनिक जगहों पर पेट्रोलिंग कर रहा है, लोगों को दूरी बरतने की हिदायत भी दे रहा है। और लॉकडाउन के दौरान कई देशों में चिड़ियाघर बंद है। ऐसे में अमेरिका के ओरेगॉन जू में 180 किलो का ये भालू 1000 लीटर पानी से भरे टब में नहाने का लुत्फ उठा रहा है और इसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। तो आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं @BBC सारिका पर।